अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसका नाम है पाइथन। और पाइथन कमाल की प्रोग्रामिंग है। अगर आप इसे सीखें तो आपका प्रोग्रामिंग का जो सफ़र है वो शुरू हो सकता है। अगर आपने आज तक कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है और फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्रामिंग को देख रहे हो, तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल छोटे लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 10 का है। लेकिन अगर आप किसी भी क्लास में हैं, तो आप इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने पाइथन सीखनी है। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत बेसिक नॉलेज भी पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और बाकायदा प्रैक्टिकली भी इसको करके देखेंगे, ताकि आपको सब बातें समझ में आ जाएँ। इंशाल्लाह आपको किस तरीके से पाइथन को लिखना है, किस तरीके से इसको एग्ज़ीक्यूट करना है और कैसे इसको समझना है, सब बताऊँगा। और इसके साथ-साथ क्लास 10 के स्टूडेंट्स ये बात जान लें कि ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। तो मैं जितने भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बता दूंगा, वो भी आपने कर लेने हैं और इंशाल्लाह आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। देखो भाई, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन है, ठीक है। चैप्टर 4 में हम कुछ मजीद सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हुए जस्ट इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन इसके साथ साथ जिसने फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्रामिंग देखी है, तो ये उसके लिए बहुत ही अहम रहेगा। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या कुछ है? इसमें सबसे पहले तो हम ये बता सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। तो यहाँ पर जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो हम अगर बिल्कुल सादा तरीन अल्फाज में बयान करें कि पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या, तो आपने जवाब देना है। यानी क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द पाइथन प्रोग्रामिंग, या व्हाट इज पाइथन, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने कहना है पाइथन इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। ये आज के दौर में वाकई में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और ये मजीद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि एआई में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है, तो ये लैंग्वेज उसके पास ज़रूर होनी चाहिए, या इसका कम से कम बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। पाइथन इज़ पॉपुलर लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, बहुत सादा है, एंड रीडेबिलिटी, पढ़ना बहुत आसान है इसको, मेकिंग इट आइडियल फॉर बोथ बिगिनर्स एंड द प्रोफेशनल। कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है, शुरुआत में है, जिसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो वो जस्ट ऐसे समझे कि इस इंग्लिश की तरह की ये एक प्रोग्रामिंग है। यानी आप सिंपल इंग्लिश लिखोगे तो वो उसका जवाब आना शुरू हो जाएगा। बाकी वो कहते हैं इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट से पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर किस तरह से आपने सेटअप करना है अपने कंप्यूटर में, कैसे लैंग्वेज को लिखना सीखना है, वगैरह-वगैरह होगा। ये इतना कोई अहम हिस्सा नहीं है। बस आपने पहला क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन हल कर लिया। इसके बाद आप आ जाएँ दूसरे हिस्से की तरफ, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। यानी ये भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है और वो है एप्लीकेशन। तो अगर कोई पूछता है, भई किस लिए है ये लैंग्वेज, इसका क्या करना है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या सीखेंगे, या इसका क्या वक्त के साथ फायदा होगा, तो उसका छोटा सा आंसर यहाँ पर दिया है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन इसी तरह ही आएगा, व्हाट इज द एप्लीकेशन, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ, कुछ भी आ जाए तो आपने पाइथन के लिए ये कुछ लिखना है। आपने इट इज वर्सटाइल, आप इट की जगह पाइथन लिख सकते हो, तो लिखोगे पाइथन इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड। मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती है। जहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है भी, वेब डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट अगर आपने नाम सुना है, तो वेबसाइट के पेजेस बनाने में और उसमें छोटे मोटे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम या एप्लीकेशंस बनाने में, डेटा एनालिसिस के लिए। और ये ना समझिएगा कि छोटे मोटे का मतलब है कि ये छोटी लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारा जो स्टार्टिंग है वो एक समझ लें अभी बिल्कुल लैंग्वेज का स्टार्ट ही है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सादा अल्फाज में बयान करता जाऊं और बुक भी कवर हो जाए। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने भी बताया, एआई में इस्तेमाल होती है। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाला शख्स वो है जो डाटा एनालिसिस कर सकता है। डेटा के अंदर और बहुत सी जॉब्स होती हैं, लाखों रुपए पर मंथ तनख्वाह होती है इस शख्स की, लेकिन इसको बनने के लिए भी आपको वक्त दरकार होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बनाने कर आप बहुत ज़्यादा मतलब अर्न कर सकते हो। तो ये लैंग्वेज आपको अर्निंग में हेल्प करेगी। अभी नहीं करेगी 1-2 महीने के अंदर। ये सीखना पड़ेगा, वक़्त देना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी मैट्रिक कर रहे हैं, फिर इंटर करेंगे, तो फिर ऑटोमैटिकली आपको बहुत कुछ आने लगेगा। तो आगे लिखता है, यू आर क्रिएटिंग व्हाटएवर यू आर क्रिएटिंग अ सिंपल स्क्रिप्ट, आप सादा बात कर रहे हो, और डेवलपिंग अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, या आपने काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने हो, तो पाइथन यूज़र फ्रेंडली, पाइथन आराम से आपके हाथ आ जाती है, यूज़र फ्रेंडली है, मतलब समझने में आसानी है।
पिछली लैंग्वेजेज़ जो थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेज़ थी। उनके सिंटैक्स यानी उनको लिखने के तरीके में अगर थोड़ी-सी भी अगर तब्दीली कर दी जाए तो वो काम नहीं करती थी। लेकिन ये कर सकती है, यूज़र फ्रेंडली है, आपके लिए आसान है। आगे लिखता है यू गेट स्टार्टेड क्विकली एंड एफिशिएंटली और अगर आपसे सीखना चाहो तो जल्दी-जल्दी सीख सकते हो। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 3 महीने से अगर आपकी बहुत अच्छी मतलब बेस है, आप समझदार हैं, तो 3 महीने के अंदर आप इसके बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। 3 महीने ना कहें तो 6 मंथ्स कह लें, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ्स में आप इसको बहुत ज़्यादा ग्रिप कर सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ये हेडिंग का नाम है लेकिन हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि अ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या सवाल आ जाए व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये भी ठीक है। राइट फ्यू लाइंस अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो किसी तरह का भी सवाल आ जाए तो आप यहाँ पर इसका जवाब दे सकते हो। तो वो लिखता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस बाय क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आसान लफ्जों में कहूँ तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है, देखो आम इंसान को हम कहते हैं कि गिलास ले जाओ, तो गिलास ले जाएगा, पानी ले आओ, पानी ले आएगा, गिलास ले जाकर पानी ले आओ। तो ये 2 क्या हो गए? इंस्ट्रक्शंस हो गई। अब सोचो कि एक बंदे को हम पूरे दिन की बात बता रहे हैं, ये करना है, आपने ये करना है, ये करना है, तो वो कुछ याद रख सकेगा, कुछ भूल जाएगा। तो लैंग्वेज का फ़ायदा ये होता है कि हम एक ही वक़्त यानी सुबह मिसाल के तौर पर अगर हम ये कह दें अपने मोबाइल को कि इस टाइम पर आपने अलार्म बजाना है, तो वो अलार्म फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4 अलार्म कहे सुबह, दोपहर, शाम या नमाज़ों के हिसाब से, तो वो सब बजाएगा। इसे कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी एक ही वक़्त में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, तो प्रोग्रामिंग उसको हैंडल कर सकती है लेकिन आम तौर पर इंसान एक ही वक़्त में कई दी जाने वाली इंस्ट्रक्शन को में से किसी एक को ही एक वक़्त में फ़ॉलो कर सकते हैं। दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कंप्यूटर को बताना है अगर आपने सपोज कीजिए जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम कहते हैं आपने सॉन्ग भी प्ले करना है, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी आप कुछ कर रहे हो कैलकुलेटर खोलकर, और हो सकता है कि आपने एक कमांड भी दी हुई हो एआई को कि आप मेरे लिए एक एसे राइट कर दो, तो सब कुछ एक साथ हो सकता है। तो कंप्यूटर सारे काम इकट्ठे कर सकता है एंड कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, उसको समझ सकता है, उसको आगे ले जा सकता है। एग्जीक्यूट का मतलब चलाना। तो आपने अब यहाँ पर ये देखा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो कि आपने दी हैं किसको, कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर उसको कैसे करेगा, ये सब कुछ कौन करवा रहा है कंप्यूटर से, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग। और वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और साथ-साथ एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग का ही पार्ट होगा। यानी आपने समझ लें कहते हैं ना हम भई आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाना है? तो यही समझ लें कि कंप्यूटर को बताना है कि अब क्या करना है। तो जो कुछ आपने उसे बताया है, वो असल में वो सुन रहा है वो या समझ रहा है, किसकी वजह से? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वजह से। तो आगे लिखता है इसके अलावा व्हेन वी राइट प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, दरमियान से अगर आप चाहो तो लिख लो, लेकिन आपको समझ में आ गई है कि प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है? लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से मैं समझता हूँ कि इतना भी लिख दें तो ये काम चलेगा। व्हेन वी राइट प्रोग्राम, वी गिव क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। हम उसको सही तरह से बताते हैं या बता सकते हैं कि आपने किस तरह से कोई टास्क या काम परफॉर्म करना है, ठीक है? अब आगे देखो सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट, यहाँ से अब आ रही है बात आपकी। देखो अभी तक हमने पाइथन के बारे में सीखा, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमने कहा कि वो एक आसान लैंग्वेज है, उसके बड़े फायदे हैं। फिर हमने समझाया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है ताकि हम डिफरेंट सेट ऑफ टास्क को एक साथ कर सकें। अब चूंकि हम प्रोग्रामिंग जो पढ़ रहे हैं वो पाइथन है, तो पाइथन के बारे में ही सारी बात होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो और भी हैं। अच्छा अब देखें सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब आपने ये लफ्ज़ याद रखना है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है? यानी ये एक ऐसा देखो देखो हमने अगर कोई काम करना हो तो उसका एक एनवायरनमेंट होता है। सपोज़ कीजिए आपने अगर पढ़ना है तो आप शादी जहाँ हो रही हो तो वहाँ ढोल के साथ बैठ के तो नहीं पढ़ सकते ना, दैट इज़ नॉट एनवायरनमेंट, ठीक है? इसी तरह अगर आपने लिखने का काम करना है तो पेंसिल उठानी पड़ेगी, हाइलाइटर होगा, कोई नोटबुक होगी, बुक होगी, तो ये एक जो आप डेवलप करते हो अपने इर्द-गिर्द ये एनवायरनमेंट है। इसी तरह अगर किसी लैंग्वेज को अगर हमने लिखना है तो उसका भी एक एनवायरनमेंट है। यानी ये नहीं होगा कि आपको कहे जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप जाके नोटबुक पे ही लिख लो सारी, तो भई फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कैसे लेगा? तो इस तरीके से हमें एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब एनवायरनमेंट क्या है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? कोई सवाल कर लेता है, ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया।
तो हमने कहना है कि द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, ये वो अमल है जिसमें हम प्रीपेयर करते हैं कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर को तैयार करते हैं ताकि वो लिख सके, वो उस प्रोग्राम को चला सके एंड डीबग पाइथन कोड इफेक्टिवली, और अगर कहीं कोई खराबी है तो उसको दूर कर सके। ठीक है, डीबगिंग का मतलब ये है कि कोई कमी है, कोई स्क्रिप्ट का मसला है, कोई सिंटैक्स यानी कि राइटिंग सही नहीं की, या आपने कुछ गलत लिख दिया है, या ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दी है जो नहीं हो सकती, तो वो उसके बारे में जो भी गलतियां हैं वो दूर करना समझ लें डीबगिंग कहलाता है। दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग, अब इस दौरान क्या करोगे, आप कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है तभी। जैसे अगर आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर तो होना जरूरी है ना, तो वो कैलकुलेटर जो है वो एक प्रोग्राम है। इसी तरह से कॉन्फ़िगरिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर, अगर मज़ीद सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वो भी हम इसमें डालेंगे। टूल्स एंड लाइब्रेरीज़, टूल्स का मतलब जिससे हम काम करेंगे। सपोज़ कीजिए कि अगर आपने सॉन्ग प्ले किया है, तो प्ले का जो बटन है, वो एक तरह का टूल है। जब तक आप उसे नहीं दबाओगे, प्ले नहीं होगा। इस तरह से आपने बचपन में क्या किया है, कंप्यूटर के ऊपर या अभी भी अगर आप पेंट करते हैं, तो उसमें रेज़र है, रबर है, यानी आप कह लो कि रबर को हम इरेज़र बोलते हैं वहाँ पे, पेन है, पेंसिल है, कलरिंग पैलेट्स हैं, मतलब कलर के बहुत सारे वहाँ पर हिस्से बने हुए हैं, वो सब टूल्स हैं। तो जो-जो आप इस्तेमाल करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर वो टूल्स हैं। लाइब्रेरीज़ का मतलब होता है ऑलरेडी कुछ बना हुआ हो, यानी अगर आपने एक कोड बनाना है जी, मिसाल के तौर पर आपने एक कोड बनाना है कि एक शख्स चले, हरकत करे या तस्वीर हरकत करे, तो उस हरकत के लिए हमारे पास एक क्या होता है, कोड होता है। वो कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, ताकि आपको सारा कोड दोबारा ना लिखना पड़े। तो जहाँ पड़ा हुआ है उसका नाम लाइब्रेरी है। इसी तरह से बेशुमार कोड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर कोई कहता है जी मुझे एक घड़ी का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सादा तरीन जो चीज़ें हैं घड़ी के सॉफ्टवेयर के बारे में या घड़ी के चलाने के लिए, वो ऑलरेडी प्लान्ड है, बनी हुई हैं, उनको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। बस आप उसमें से अपना सॉफ्टवेयर का हिस्सा निकालो या प्रोग्राम थोड़ा-सा निकालो और अपने कंप्यूटर में डालो, कंप्यूटर आपकी घड़ी चला देगा, ठीक है? हाँ, उसको चेंज लाना है, उसमें नया कुछ करना है, तो वो तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा किसी प्रोग्राम का, कि हम प्रोग्राम में क्या चेंज लेकर आएँ कि कुछ नया कर सकें। इसके बाद लिखता है कि दैट मेक डेवलपमेंट स्मूदर, डेवलपमेंट जल्दी-जल्दी हो जाती है एंड मोर एफिशिएंट, बेहतर हो जाती है। तो बेटा ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर था कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए या उसकी क्या खासियत होती हैं, वो कैसे काम करता है। अब आपने यहाँ पर एक और, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यू भी हैं। जो एमसीक्यू है वो आप देखो पहले। कहते हैं व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन, जब पाइथन को आपने इंस्टॉल करना है तो मेक श्योर टू चेक द बॉक्स सेज ऐड पाइथन टू पाथ। ये आपने ज़रूर क्लिक करना है। ये आपका एमसीक्यू है, ये एक्सरसाइज का भी एमसीक्यू है। इसलिए ज़रा मैं इसको अलग करके लिखा है। तो इस तरह के कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो आपने उन पे फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू चंद तो हमारे एक्सरसाइज में हैं, लेकिन और भी तो आ सकते हैं ना इंटरनली, तो आपने इस तरह की लाइन्स को फोकस करना है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है कि भई ऐड पाथ क्यों करना है या ऐड पाइथन टू पाथ क्यों करना है, ये सवाल है। जवाब क्या है, दिस मेक्स इट ईज़ियर टू रन पाइथन फ्रॉम कमांड लाइन। ठीक है ना? दिस मेक्स ईज़ियर टू रन द कम, ये कमांड लाइन का वर्ड अभी दिमाग में रखिएगा, मैं सिखाऊँगा अभी आपको सारा कुछ। वी कैन आल्सो यूज़ ऑनलाइन सर्विसेज़, और अगर हमें ऑनलाइन सर्विसेज़ हासिल करनी है, यानी एआई का दरमियान में काम लेना है, ठीक है? या हमें कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है तो भी ज़रूरी है, एंड रन पाइथन प्रोग्राम, और पाइथन प्रोग्राम को सही तरह चलाने के लिए ये करना ज़रूरी है। अब हम इसको जब इंस्टॉल करेंगे, तो आपको समझाएँगे कि ये वर्ड क्या कर रहा है, और जब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, आपको लैंग्वेजेस सिखाता जाऊँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कमांड लाइन्स का क्या मतलब होता है। अच्छा, इसके बाद आपको आता है डाउनलोड द पाइथन। अब मैं पाइथन डाउनलोड डाउनलोड करूँगा, आपको समझाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी बात समझते जाओ। आपने, अगर आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है, जो पहले स्मूथ चलता है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आती, क्योंकि जो प्रोग्राम आप एक कंप्यूटर पे रन करेगा, सादा-सादा प्रोग्राम तो कुछ नहीं मसला देगा आपको। लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा या आपका पहले सिस्टम काफ़ी पुराना है, तो ये खराबी पैदा करेगा, मतलब आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या मामला है? मामला ये है कि सीख लो कैसे करना है। अगर तो आपका सिस्टम मज़बूत है, ताकतवर है, मतलब उसमें अच्छी रैम है, कम से कम 16 जीबी की रैम हो उसमें, ठीक है? 8 जीबी की रैम भी चल जाती है। तो बहरहाल 16 जीबी की रैम हो, उसके अंदर कोई अच्छा, मतलब उसकी जनरेशन हो,
कम से कम 5th टू 8 जनरेशन तो लाज़मी होना चाहिए, यानी 5th से 6, 7, 8 जनरेशन हो आपका। तो ये थोड़ा-सा मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस तरह के सिस्टम होने चाहिए, जो स्मूथली कोड को रन कर सकें। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल है। तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको जो बताऊँगा ना आगे चलकर, अभी बेशक आप इंस्टॉल ना करो, लेकिन अगर किसी को बहुत शौक है तो इंस्टॉल करे, ठीक है? लेकिन मैं वो तरीकाकार इख्तियार करूँगा कि बगैर इंस्टॉल किए ही, चाहे आपके पास मोबाइल है या आपके पास एक सादा तरीन लैपटॉप या कंप्यूटर है जो बिल्कुल सुस्त है, वो भी सही काम करेगा। ठीक है? मैं समझाऊँगा कैसे वो आगे चलकर, लेकिन चूँकि हमारी बुक की कुछ रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं पाइथन को। सबसे पहले आपने गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है, यानी ब्राउज़र कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो आप, चाहे क्रोम हो, लेकिन आप गूगल पर आ जाएँ और सर्च करें। अब आपने यहाँ पर लिख देना है डाउनलोड पाइथन, ठीक है ना? कोई ऐसा मसला नहीं है, बस पाइथन लिख दें, डाउनलोड पाइथन लिख दें। जब आप इसे सर्च करेंगे, ठीक है? ये मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जब सर्च करेंगे, तो आपने इसके ऑफ़िशियल जो पेज है या ऑफ़िशियल साइट है, वहीं से इसको डाउनलोड करना है, ठीक है? जे python.org। तो ऐसा आपके पास एक इंटरफ़ेस आ जाएगा। डाउनलोड में जाएँगे, विंडोज़ में चले जाएँगे और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है पाइथन 3.14.7, ये आपके पास इसका वर्ज़न है। इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आपके डाउनलोड में एक फ़ाइल, डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में एक फ़ाइल चली जाएगी और ये डाउनलोड का जो आपको ऑप्शन है, ये ऊपर राइट साइड पर भी नज़र आ जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपने इस पर क्लिक कर देना है या फ़ोल्डर खोल लेना है इसका। तो यहाँ पर आपके पास पाइथन का मेजर सेटअप है, पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है? इसको रन कर लेना है। इस तरीके से आपके पास जो है ना एक डायलॉग खुल जाएगा या कह लो एक विंडो खुल जाएगी। अब देखो आखिर में क्या लिखा है? वही लिखा हुआ है ऐड पाइथन टू एक्सी, ठीक है? टू पाथ या पाइथन टू पाथ ऐसे भी कह सकते हैं। इसको आपने क्लिक कर लेना है बस। ये वाली बात आपको मैंने सिखाई थी कि इसको आपने टिक करके इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और जब तक इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने फिर क्या करना है आगे, इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है? ये अब आपके पास समझे हो गई। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास जो है ये पाइथन हो गई है, कहाँ क्या कुछ आएगा लिखा हुआ? तो आपने क्या करना है, विंडो का बटन दबाकर आप जस्ट लिखोगे पाइथन, ठीक है? पाइथन लिख लें, आईडीएलई लिख लें, जो पहला-पहला आपके पास आ रहा है ना आईडीएलई पाइथन, इस यानी इसका मतलब है ऐप आ गई आपके पास, इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। ये काफ़ी मतलब छोटी विंडो है या कह लें छोटा-छोटा करके लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा कि 3.106 या कोई भी आपके पास जो भी क्या कहते हैं वर्ज़न है वो आ जाएगा। मेरे पास कुछ पुराने वर्ज़न भी पड़े हैं, कुछ नए भी हैं क्योंकि मैं इसको इंस्टॉल करता रहता हूँ। तो अब ये अगर आपकी विंडो या कह लो आपके पीसी में आ गया है, तो समझ लें कि ये इंस्टॉल हो चुकी है पाइथन, ठीक है? अगर आप यहाँ लिखो 4+5 और 4+5 लिख के एंटर मार दो और अगर आपके पास जवाब आ जाता है 9 तो उसका मतलब है यहाँ पर काम भी हो रहा है, ठीक है? क्योंकि 4+5 जो होता है वो 9 के बराबर होता है। ठीक है, मेरे पास तो आ गया है, इंशाल्लाह आपके पास भी आ जाएगा अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर एक लफ्ज़ याद रखना है आईडीएलई जो मैंने अभी खोला है, ठीक है? समझ लें ये लिखने के काम भी आता है। तो इस लिखने से क्या मुराद हुआ? देखो आपका कैलकुलेटर है, आप लिखते किससे हो? बटन से। तो जो ऊपर बटन है, जो ऊपर से आपको पकड़ने की जगह मिली हुई है, आप उसको अपने बैग में रखते हो, निकालते हो, जो चीज़ आप पकड़ रहे हो ना समझो वो ये है आईडीएलई। लेकिन कैलकुलेटर के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना कि 4 और 5 को जब प्लस किया जाएगा, इसके बटन दबेंगे, तो क्या जवाब देना है? वो है प्रोग्रामिंग, यानी वो है आपके पास पाइथन। अब मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई हैं, पाइथन अंदर की प्रोग्रामिंग है और जो एक और अभी मैंने समझाया आईडीएलई वो क्या है? वो ऊपर के बटन्स हैं, ठीक है? इसको हम आईडीई बोलेंगे, आगे चल के मैं सिखाऊँगा आपको। अच्छा, सिर्फ़ इस पे लिख सकते हैं सर? नहीं, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी बुक में बताई है और उसका नाम है वीएस कोड एडिटर या वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड भी कहलाता है। अब वो कैसे दिखता है? वो आपके पास इस तरह का दिखता है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिर्फ़ ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने ज़ाती काम के लिए क्योंकि मैं सीएसएस पे भी काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, एचटीएमएल पे काम करते हैं, यानी डिफरेंट प्रोग्रामिंग के लिए एक ही एडिटर काफ़ी होता है। ये सबको यानी सारी लैंग्वेजेज़ तकरीबन इस पे लिखी जा सकती हैं। हम इस पे काम नहीं करेंगे।
हम काम करेंगे एक और चीज़ के ऊपर जो बहुत ही ईज़ी है, मैंने कहा इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, मोबाइल हो तो मोबाइल से काम चल जाएगा, ठीक है? पीसी चाहे हल्का हो तो उसमें भी काम चल जाएगा। वो क्या है? वो हमारे पास गूगल का एक समझ लो सर्विस है जिसे हम कहते हैं गूगल कोलैब, बिल्कुल फ्री है, इसको भी मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पर जो एक मामला था ना कि हाउ टू इंस्टॉल, ये तो आपने पाइथन इंस्टॉल करना सीख ली। तो आपको बुक ने यही बताया है कि पहले आप यहाँ जाओ, ठीक है ना? यानी आप अगर एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन कोई पूछ ले वैसे-वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाउ टू इंस्टॉल, तो आपने बस ये हेडिंग लिखनी है, डाउनलोड द पाइथन, पहले आपने पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। और ये लिख सकते हैं कि पाइथन को डाउनलोड करना है फॉर विंडोज़, ज़्यादातर लोगों के पास विंडो होता है। अगर किसी के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और या लिनक्स है तो उसके लिए भी मौजूद होता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है? या कह लो पाइथन लैंग्वेज ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद होती है। अच्छा, नंबर 2 पे आपने लिख देना है इंस्टॉल पाइथन, यानी ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड करो पहले, फिर लिखा है कि इंस्टॉल करो और फिर उसकी एक्सी फाइल या कह लो वो फाइल जो प्रोग्राम को चलाती है उसको चलाओ। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे तो बेटा यहाँ लिखा है चेक द बॉक्स ऐड, ठीक है ना? अब चेक द बॉक्स ऐड पाइथन, हमने लिखा था ऐड पाइथन डॉट एक्सी टू पाथ, हाँ, हमने क्लिक कर दिया था जी उसके ऊपर, तो क्लिक करने के बाद ही चलाए थे, ठीक है? यहाँ फिलहाल उसको दिखाया नहीं गया बुक ने, लेकिन इंस्टॉल होना दिखाया गया है कि इंस्टॉल हो रहा है सेटअप। फिर उसके बाद आखिर में सेटअप एन आईडी। अब जो है ना ये जो आपके पास है, वो जो मैं आपको सिखा रहा था ना, देखो 3 नाम आपको याद करने हैं। नंबर 1, पहले यहाँ से चलो आईडीएलई, ये तो मैं सिखा आया हूँ आपको आईडीएलई, ये क्या होता है? इंक्लूडेड विद द पाइथन, यानी जब पाइथन की लैंग्वेज आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपको, इसका नाम क्या रखा है? आइड, ठीक है ना? ये आइड कह लो या आईडीई कह लो। वैसे ये आइड नहीं होता, मतलब एक सिंगल वर्ड नहीं है, बोलने में चलेगा, लेकिन आईडीई इसको बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये आईडीई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक एनवायरनमेंट है, तो वो आप जो बना रहे हो उसका वैसे ये पार्ट भी है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर को या एक चीज़ को या एक, जैसे हमारे पास तो कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन आप सोचो कि 2 लोग हैं, उन दोनों के दरमियान जो एक राब्ता है उसे इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के दरमियान या एनवायरनमेंट के दरमियान जो ताल्लुक है उसे इंटीग्रेशन बोल सकते हो। तो ये आपके पास बन गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब अगर आप फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका अपना आईडीई होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, उसका अपना आईडीई होगा। किसी का सिंपल होता है, किसी का कॉम्प्लेक्स होता है। आम तौर पर एप्लीकेशन बनाने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए अच्छा रिसोर्स चाहिए होता है, यानी कि अच्छे कंप्यूटर चाहिए होते हैं। छोटे-मोटे काम करने के लिए सादा कंप्यूटर काम करते हैं, उनका आईडीई भी सिंपल होता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। फिलहाल अब हमने यहाँ पर आईडीई का लफ्ज़ भी सीखा। अब और वो भी सीख लिया कि आईडीई की एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताई थी आईडीएलई, तो वो आईडीई की एग्ज़ाम्पल है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी हो सकता है, मैंने कहा था हाँ, हो सकता है। मैंने आपको बताया था वीएस कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है, ठीक है ना? यानी विजुअल स्टूडियो कोड कहलाता है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक और भी होता है जिसको हम पाइचार्म कहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पाइथन के लिए ही होता है, ठीक है? तो अभी ना मैं ये आपको करवाऊँगा क्योंकि ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर आपको समझ नहीं आएगी कि हमने लिखना क्या है, या यानी हम काम कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये अपने तरीके से चलता है। मैं ये नहीं कह रहा ये कोई काम नहीं करेगा, सारे काम करेगा, लेकिन जो हम अपने आपको समझाना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगा, वो आपने यानी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा है, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। लेकिन इससे पहले हम ज़रा क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखता है? डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पॉपुलर आईडी। अब यही सवाल है, व्हाट आर द पॉपुलर आईडीईज़? तो आपने कहना है जी पाइचार्म, वीएस कोड और आईडीएलई, ठीक है? तो जो आपके बुक के अंदर है वही आप करेंगे। इन सब से काम लिया जा सकता है, लेकिन हम ज़रा सिंपल लेंगे और वो होगा गूगल कोलैब। अच्छा जी, क्वेश्चन अब है 7, कहता है पाई चार्म इज़ अ पावरफुल, इसका मतलब है यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है पाई चार्म का। कोई पूछता है कि ये क्या है? इसके बारे में बताओ। तो आपने जवाब देना है कि पाई चार्म इज़ अ पावरफुल आईडीई फॉर पाइथन डेवलपमेंट अवेलेबल इन द फ्री कम्युनिटी, या ठीक है, फ्री कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैंने वीएस कोड के बारे में बताया, वो भी ऐसे ही होता है। उससे होता है कि जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप कुछ मतलब बाय नहीं करना पड़ता, आप मतलब आपको फ्री मिल जाता है। अच्छा जी, ये आपके पास हो गई खत्म बात। अब आ जाएँ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर।
उसके बाद वो कहता है कॉन्फ़िगर द आईडीई विद पाइथन। अब आपने पाइथन के साथ, जैसे पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, उसके साथ आपने जोड़ना है अपना वो निज़ाम या दूसरा सॉफ्टवेयर पाइचार्म कह लो, जो आपके जो क्या करेगा, इंटीग्रेट होगा। खुद सोचो समझो, ये आपके पास एक लिखना है जहाँ आपने ए बी सी डी लिखनी है, और ये पीछे एक सॉफ्टवेयर है। आप समझो ये कैलकुलेटर के बटन है जो हमने दबाने हैं, और कैलकुलेटर के बटन के पीछे क्या काम होगा, क्या कैलकुलेशन होगी, कौन-सा मैथ होगा, कौन-सा स्टैट होगा, ये आपके पास में सॉफ्टवेयर है। अब आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर यानी कि पाइथन जो हमने पहले इंस्टॉल किया है, उसको जो हमने बाद में इंस्टॉल किया है पाइचार्म या कह लो अ, वीएस कोड, उसके साथ जोड़ना है, ठीक है? तो फिलहाल हमें ओपन द पाई चार्म, हमें पाई चार्म बस यहाँ तक याद कर लेना है जैसे बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है? इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो वो कहते हैं वो आप खोलो, फिर उसके बाद इन कॉन्फ़िगर सेटिंग, सेटिंग में जाओ उसकी, और फिर उसके बाद गो टू द प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर, और यहाँ पर आप चले जाओ। ये सब उसमें लिखा होगा, अगर आपकी बुक में भी देखा जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होता है, इसे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आगे चले जाएँगे, न्यू प्रोजेक्ट आपने करना है, वगैरह-वगैरह, या उसकी सेटिंग में चले जाना है। तो आपको परेशान नहीं होना, बस आपने ये छोटी-छोटी याद कर लेनी है कि पहले कॉन्फ़िगर में जाना है या सेटिंग कर लेनी है उसकी, फिर प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कहते हैं पढ़ने वाला, प्रोजेक्ट को समझने वाला। क्लिक द गियर आइकॉन, गियर आइकॉन का मतलब होता है सेटिंग का आइकॉन या सेटिंग का निशान। ऐड इंटरप्रेटर एंड चूज़ द पाथ, तो इस तरीके से काम चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, ये बस एक छोटा-सा सवाल है, यहाँ तक मुकम्मल कर लें। आपने जस्ट ये बताना है किसको, इस पाइचार्म सॉफ्टवेयर को, जब आप इसकी सेटिंग में जाओगे कि भई वो जो हमने पाइथन डॉट एक्सी इंस्टॉल की थी पहली वाली, वो कहाँ है? बस जाके उसको ढूँढ के इसको दे दोगे, ऑटोमैटिकली काम हो जाएगा। तो फिलहाल इसका कोई भी इसका वर्थ नहीं है फिलहाल, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस याद करने तक महदूद रहेगा। अब चलते हैं जी हम टेस्टिंग की तरफ, ठीक है? तो वो कहता है इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब क्रिएट अ न्यू फाइल, आपने एक नई फाइल बनानी है, ठीक है? इन योर आईडीई। अब आप चाहे वीएस कोड यूज़ कर रहे हो, आप पाइचार्म यूज़ कर रहे हो, या आप उसका बिल्ट इन एडिटर यूज़ कर रहे हो, मतलब आईडीएलई, तो आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, आप एक फाइल बना सकते हैं। अब आपने उसपे लिखना है राइट अ सिंपल स्क्रिप्ट, भई प्रिंट हेलो पाइथन, ठीक है? ये मैं लिखना आपको बताता हूँ। अब आप कोई भी फ़ोल्डर पर आ जाओ। फ़ोल्डर पे आने के बाद ना आपने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, न्यू। न्यू लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन फ़ाइल, ठीक है? पाइथन फ़ाइल पे आप क्लिक कर दो, नहीं तो आप कोई फ़ाइल भी ले लो। चलो मैं ऐसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है? ये ले लिया। लेने के बाद मैं लिख दिया टेस्ट। और फिर उसके बाद जहाँ टीएक्सटी लिखा है ना, ये हर किसी के पास नहीं आएगा, ये आपको ना करना पड़ता है एक्सटेंशन जो है ना, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पाइथन फाइल ही ले लेना, लेकिन अगर नहीं होता डॉट पी वाई लिखो तो ऑटोमेटिकली पाइथन की फाइल बन जाती है, ठीक है? तो ये पाइथन फाइल हो गई। अब आपने इसे खोलना है, इसे खोलने के लिए हमें पाइचार्म या वीएस कोड चाहिए होता है। देखो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ लिखना है ओपन विद कोड, ये मेरे पास आता है, आपके पास नहीं आता, लेकिन मैं आपको फाइल के बारे में बता रहा हूँ कि फाइल, देखो मैंने अभी ये बनाई है ना टेस्ट, ये मेरे पास फाइल आ गई है, ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जन जो टेस्ट मैंने वहां किया था वो टेस्ट यहाँ पे लिख के दे देते हैं। ये आपके पास आ रहा है जी प्रिंट, PRINT प्रिंट, और फिर उसके बाद ये ना खुद ब्रैकेट्स डालते हैं। जो आपके पास ये जो आईडीई होते हैं ना, इनके अंदर बड़ी सलाहियत होती है कि आपकी हेल्प करते रहते हैं। वहाँ मुझे जो पुराना था आइडियली उसके अंदर ज़रूरत पड़ती थी डबल दोनों ब्रैकेट्स डालने की, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट खुद ब खुद आ जाती है दोनों के दोनों। एक दफ़ा बटन दबाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने क्या करना है? यहाँ मैंने लिखना है जो हमारी बुक ने कहा हेलो पाइथन, तो हमने भी लिख दिया हेलो पाइथन, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होता है, ये देखो ये लिख खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अगर खुद ब खुद लिखता हूँ तो टैब का बटन दबाऊँ तो ऑटोमैटिकली वो ऑटो फिल हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एंटर दबाया। अब एंटर दबाने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें इसको सेव करना पड़ता है कंट्रोल एस से, और फिर उसके बाद यहाँ पर रन करना पड़ता है इधर से। जब रन करेंगे तो देखो यहाँ खुद लिखा हुआ आएगा हेलो पाइथन, ठीक है? थोड़ा-सा ये एक डिफ़िकल्ट सा टास्क बन जाता है, इसलिए भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जो हमारी फ़ाइल है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब जो हमारी ये वाली फ़ाइल है ना, ये हमने खाली बनाई थी, इसके अंदर वो कोड अंदर मौजूद है, ठीक है? उसको पढ़ने के लिए आपको आइड की ज़रूरत या आईडीई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसे करते हैं ओपन विद, और देखिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, पाइथन से भी खुल सकता है,
विजुअल स्टूडियो जो मेरे पास ऐड है वहाँ से भी खुल सकता है। एक काम करते हैं, एक सबके पास होता है और उसका नाम होता है नोटपैड। हम इसको इसमें खोलते हैं जस्ट वन्स, ठीक है ना? तो क्या होगा? क्या चीज़ लिखी हुई आएगी या कुछ हमारे पास होगा या नहीं होगा? ये रही वो फाइल, ठीक है? और आप देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप किसी py फाइल को अपने मतलब सिंपल जो विंडो के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है टेक्स्ट फाइल या टेक्स्ट समझ लो फाइल को बनाने वाला, उसके अंदर खोल सकते हो। तो आपको नज़र आएगा। पहले इसमें कुछ नहीं था, ठीक है? तो ये आपके पास कोड है। तो ये आपने चंद चीज़ें देखी, क्या-क्या देखा? आपने अभी-अभी टेस्ट करके देखा कि भई जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे हमने हेलो पाइथन लिखा था, क्या वो वाक़ई में प्रिंट हो गया? प्रिंट का मतलब कमांड है। हमने कमांड दी, क्या कहा कि हेलो पाइथन लिखो और उसने लिख दिया। इसी तरीके से हमने जब रन किया, रन करने का तरीका भी समझाया मैंने आपको, दोबारा रन करेंगे इंशाल्लाह। P4 मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। आपको ना तो इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है। मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ भी आपको। इफ द आउटपुट अपीयर्स, अगर को वहां लिखा हुआ आ गया, जो आपने कहा वही लिखा हुआ आ गया, तो उसका मतलब है आईडीई सेटअप सही हो चुका है। अब आते हैं गूगल कोलैब। ये जो गूगल कोलैब है ना, इस पर हमने आकर अपना सारा हाथ सीधा करना है, क्योंकि वो तो आपने देखो, दो बातें हैं बेटा। ये जो गूगल कोलैब होता है ना, ये सर्वर पर रन करता है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक है, जो आमतौर पर काफ़ी होती है इसके लिए, तो ये फ़ास्ट वर्क करेगा, ठीक है? लेकिन अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है या सर्वर डाउन है या इंटरनेट इंटरप्शन चल रही है, फिर ये थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा। लेकिन जो हमने अभी आईडी इंस्टॉल किया है और साथ उससे पहले हमने पाइथन भी इंस्टॉल किया है, वो हमारे कंप्यूटर पर चलेगा, यानी कंप्यूटर के रिसोर्सेज पे चलेगा। कंप्यूटर में आपको पता है रैम होती है, रोम होता है, ठीक है? या कह लो वहाँ पर प्रोसेसिंग पावर होती है। तो अगर हमारा सिस्टम फास्ट है, तो ये फास्ट काम करेंगे, अगर हमारा सिस्टम स्लो है, स्लो काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है या ये जो हमने सारा सेटअप किया है, ये आईडीई बनाया है, ये हमारे अपने लोकल कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, अगर आप अपने सिर्फ़ कंप्यूटर के रिसोर्सेज़ पे काम करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाली चीज़, इसमें क्या होगा, आपका कंप्यूटर कैसा भी है, ये ऑटोमैटिकली इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा, सही है? तो फिलहाल मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको क्या लिखता है, लेकिन हम साथ-साथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं और फिर हम गूगल कोलैब को इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। कहते हैं अनदर एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर यूजिंग पाइथन इज़ गूगल कोलैब, यानी गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ फ्री क्लाउड बेस्ड, ये फ्री है, गूगल आपको देता है। क्लाउड बेस का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो, आपकी आपकी रैम इस्तेमाल ना हो, बल्कि किसी सर्वर की रैम इस्तेमाल हो, या कह लें आपके जहाँ आपका कंप्यूटर, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल गूगल का जो बड़ा एक तरह का सर्वर है, या कह लें गूगल एक बहुत सी मुल्कों में अपने उसने मशीनरीज़ रखी हुई हैं, सिस्टम रखे हुए हैं, वहाँ पर सारा काम होगा, उसे कहते हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म। दैट प्रोवाइड्स अ जुपिटर नोटबुक, यानी एक नोटबुक है जो आपको, मतलब ये नहीं है कि आपको बुक दे दी जाएगी, बस एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा जिसमें आप लिख सकोगे। उससे क्या फ़ायदा है? कहता है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है, उसमें पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलर लाइब्रेरीज़, उसमें लाइब्रेरीज़ भी ऑलरेडी हैं। मतलब आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, खुद ब खुद लिखा जाता है, या कह लो कि आप जो मैंने जैसे कहा था, लाइब्रेरीज़ में ऑलरेडी कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ पहले से ही पड़ी हुई मतलब कह लो कि कोड्स होते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा मौजूद होता है, तो बस आप उनको लेके अपनी मर्ज़ी से जोड़ सकते हो। तो यानी उसमें की लाइब्रेरी का नाम है नमपाई, ये याद कर लो, ये आपके एमसीक्यू हैं। पांडास, ये भी आपके पास एक लाइब्रेरी है, और ये मैटप्लॉटलिब, ये भी आपके पास क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है? ये 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है, तो ये आपके पास समझ लो कि एक ऐसा, ये भी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ प्लॉट हो सकता है, ग्राफ हो सकते हैं, ड्राइंग हो सकती है, ठीक है? और मैटलैब से आया है। बहरहाल तफ़सील से कोई ज़रूरत नहीं है हमें करने की, बस नाम याद कर लो, मैटप्लॉटलिब। इसको समटाइम मैटप्लॉटलिब भी बोला जाता है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस के अंदर। और इस तरह पांडास और नमपाई तो समझ में आ ही जाएगा आपको। तो बेटा ये तो हो गई आपके पास गूगल कोलैब का फ़ायदा। अब आप गूगल कोलैब यूज़ कैसे करोगे, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है? फिलहाल वो कह रहा है कि आपने यहाँ आ जाना है, उसके बाद जो है ना फिर साइन इन कर लेना है गूगल में। तो फिलहाल यहाँ पर कहता है नो लोकल इंस्ट्रक्शन। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था ना, गूगल कोलैब के बारे में लिखो, इंट्रोडक्शन दो, ये क्वेश्चन था आपका। तो उसका पहला हिस्सा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखो लिखता है एन एक्सीलेंट, एन अदर नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है एन एक्सीलेंट ऑप्शन, ठीक है? और ये वाली लाइन भी ऐड कर दीजिएगा, इसमें कोई लोकल यानी कि आपके सिस्टम का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि सब कुछ ज़ाहिर-सी बात है क्लाउड बेस्ड होता है, तो मशीन वगैरह बाहर की इस्तेमाल होती है, आपकी इस्तेमाल नहीं होती, बस आप इंस्ट्रक्शन यहाँ से देते हो,
ठीक है? और लिखता है यू कैन राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड इन सेल्स, और आपके पास कुछ सेल्स होते हैं, आमतौर पे जो आप अपने सिस्टम के अंदर यानी पाइचार्म करोगे या वीएस कोड करोगे, तो उसके अंदर ये नहीं होता कोड, यानी कोड जो है लिखा तो जाता है लेकिन सेल्स में नहीं लिखा जाता, सिंपल वर्डिंग में लिखा जाता है। इसमें सेल्स में लिखा जाता है। सेल क्या होता है ये मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं और अपना कोड लिखेंगे जहाँ पे लिखा होगा हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है? तो कैसे लिखना है इसके लिए आप आ जाओ। देखो बेटा, सब लोगों के पास तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स आजकल के हैं उनके पास कोई ना कोई गूगल अकाउंट तो होता है। मतलब उनके वालिदैन का ही गूगल अकाउंट होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आएँ, अपने ब्राउज़र पर आ जाएँ, ठीक है? ब्राउज़र पर आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, देखो वैसे तो ना ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे भी कोलैब आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप यहाँ से गूगल वर्कस्पेस से भी ले सकते हो। लेकिन आपने कोई परेशान नहीं होना, आपने डायरेक्टली बस सर्च कर देना है गूगल कोलैब, ठीक है ना? गूगल कोलैब पाइथन, पाइथन लिख दें, गूगल कोलैब लिख दें, काफ़ी है। तो ये आपके पास पहला ही लिंक आ जाएगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है? आप लोग पहले से ही क्या होंगे वहाँ पर साइन इन हुए हुए होंगे, बस आपने लिखना है वेलकम टू कोलैब। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइचार्म, अगर आपने डाउनलोड करना है, वीएस कोड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। फिलहाल आप वेलकम टू कोलैब पर आ जाएँ। जब आप वेलकम टू कोलैब पर आएँगे तो आपके पास एक इस तरह का मतलब इंटरफ़ेस आ जाएगा, यानी आपके पास इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, इसके कोने के अंदर लिखा हुआ होगा कनेक्ट, ठीक है ना? ये कनेक्शन लाज़मी तौर पर हुआ हो, तब आप ये काम करेंगे। हो जाता है, बस आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आप परेशान होइएगा कि भई मैं, वो आप जैसे खोलोगे कनेक्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ आ जाना है, यहाँ दरमियान के अंदर लिखा हुआ है कोड, इधर से क्लिक कर लो तो भी काम चलेगा। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो देखें ऊपर की जानिब यहाँ पर भी कोड लिखा हुआ है, बस आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक सेल बना हुआ आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे मर्ज़ी आप करना चाहो कर लो। ये क्या है? ये ही तो एक सेल है। मैं थोड़ा-सा ज़रा इसको ज़ूम कर देता हूँ, ये ही एक सेल है। अब हमारी बुक ने क्या कहा है? हमारी बुक कहती है कि भई आपने लिखना है इसके अंदर हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है ना? ज़रा हमारी बुक में इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि चलें हम हेलो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिखना है। अब हेलो स्टूडेंट्स लिखने के लिए क्या करना होगा? वो कहते हैं ये लिखो प्रिंट, फिर लिखने का तरीका आपकी बुक के सामने है, आपने लिखना है लेकिन लिख कर समझना है क्या लिखा हुआ है। देखो भई, आपने लिखना है प्रिंट, ये मैंने पहले भी लिखा था, और फिर आपने डालना है पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट, वो खुद ब खुद 2 आ जाएँगी। फिर दरमियान में आपने डबल कोट डालने हैं। ये एक दफ़ा कोट डालोगे खुद ही 2 दफ़ा लिख देगा। फिर आपने लिखना है हेलो स्टूडेंट्स। अब आपने देखा, यहाँ से आपने शुरू करना है। ये आपका एक असल मतलब है जहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है? अब यहाँ कुछ भी लिखो, हेलो स्टूडेंट, ठीक है ना? आई एम फाइन लिख दो, चलो मैं खुद अपनी तरफ से लिख देता हूँ। कोई बच्चे समझते हैं शायद ये कोड है, ये कोड नहीं है। हेलो स्टूडेंट आई एम फाइन ये कोड नहीं है। ये तो आपने प्रिंट करवाना है, ये आपने उससे पूछा भई ये लिखो ज़रा, ये लिख कर दिखाओ मुझे। तो अब आपको ऐसा है तो हम खुद भी लिख सकते थे, लेकिन जब कोड इंतहाई ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर तो आप सारा नहीं लिख सकेंगे ना। वन मैं समझाऊँगा कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब ये जो बटन है ना, ये रन का बटन है, यानी आपने इसको ऐसे एंटर करोगे, कंट्रोल प्लस एंटर कर दोगे तो भी ठीक है, डायरेक्ट दबा दोगे तो ये भी। अच्छा, ये आपके पास इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ी-सी देर लेगा, थोड़ी-सी, लेकिन जब बाद में कोड लिखते रहोगे तो फिर ये देर नहीं लगेगा, जल्दी-जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि ये आपके सिस्टम में काम नहीं हो रहा। अच्छा, आप गौर से देखो तो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर, देखो, देखो क्या नज़र आ रहा है? रैम और डिस्क, यानी यहाँ पर आपको एक खास रैम दे दी गई है क्लाउड पर कि आप उस रैम के अंदर काम करो, और डिस्क या आपको स्पेस भी दे दी गई है जिससे आप काम ले सकते हो, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखा, कोड रन हो गया, यहाँ लिखा है हेलो स्टूडेंट आई एम फाइन, ठीक है जी? तो इस तरह से आपने कोड रन कर लिया। अब चाहो तो उसमें और चेंज कर लो, ठीक है? आगे लिखो आई एम फाइन एंड व्हाट्स अबाउट यू। तो जो आप लिखोगे वो अब रन करने पर आपको दिखेगा। नीचे वाला आउटपुट है, ठीक है? ये वो चीज़ है जो आपको मिलेगा, या कह लें सिस्टम आपको जवाब दे रहा है। मैं इसको आसान करके मज़ीद समझाता हूँ। देखो अब क्या करता हूँ मैं, दोबारा से यहाँ पर एक और सेल बनाता हूँ। ये सेल मैं यहाँ बनाता हूँ कोड, क्लिक किया, और करने के बाद ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस थोड़ी स्क्रीन छोटी होगी। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक, चलो हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, आसान तरीन बात, कुछ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं कहता हूँ 4 + 5, इसको प्रिंट कर दो।
ठीक है? ये आपको डिफरेंट ऑप्शन भी देता है। अभी फिलहाल हम ऑप्शंस के बारे में नहीं जा रहे हैं, हम आसान बात करते हैं। ऐसे इसे रन करो। जब रन करोगे तो अब क्या होगा 9। अब ये तो हो गया आसान, सर हमें तो पता था कि 4.4 प्लस 5 क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मेरे पास तो एक बड़ी वैल्यू है और ये भी एक बड़ी वैल्यू है, तो अब आप इस बड़ी वैल्यू को किस तरह से काउंट करोगे? नहीं कर सकते ना। अब आप रन करोगे तो आपको फ़ौरन जवाब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? नहीं, आप कहते हो नहीं मैंने तो इसको प्लस नहीं करना, मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइड करना है। तो जब आप इसे रन करोगे तो आपको डिवीज़न के बाद आंसर मिल जाएगा। अब आपको समझ आ रहा है ये कैलकुलेशन हो गई है। इसी तरीके से हम अगर एक और कोड जनरेट करें, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कोड लेते हैं, यानी एक सेल लेते हैं। ये अब एक नया सेल ले लिया हमने। इस सेल पर हम ये कहते हैं कि मेरे पास ये थोड़ा-सा आपको आसानी लगेगी आहिस्ता-आहिस्ता करके, लेकिन शुरू में थोड़ा-सा शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन इतना मुश्किल भी इंशाल्लाह नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ कि जो ए है ना, वो 4 के बराबर है या कह लें चलो 5 के बराबर है, आसान। और जो बी है ना हमारे पास, वो इक्वल है 8 के। अब ये तो हमने असाइन कर दी वैल्यूज़। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं प्रिंट करो, जैसे अभी हम करके आए हैं, प्रिंट करो 5 प्लस 5 प्लस 8। अब आपको 5 प्लस 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 और 8 की वैल्यू हमने पहले दे दी। वो कैसे? ए और प्लस बी, क्योंकि ए और बी वो खुद ही पढ़ लेगा। अब आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि ऊपर मैंने यानी पहले मैंने 5 और 8 या कोई भी वैल्यू को मैंने इकट्ठा प्रिंट करवाया था। लेकिन अब क्या होगा, ये कोड लिख दिया गया। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, तो मुझे इसका जवाब मिल जाएगा 13। अब इसका फ़ायदा क्या? अब सिर्फ मैं यहाँ लिखूँगा माइनस, तो a माइनस बी हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब हमें वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करना है तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें चाहिए कि नहीं मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ नहीं, 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 मुझे तो ये जो वैल्यू है यानी a और b की कई तरीके से चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक दफ़ा मैं लिखूँगा ये प्लस हो जाए, एक दफ़ा मैं लिखूँगा कि ये माइनस हो जाए, एक दफ़ा मैं लिखूँगा ये डिवाइड हो जाए, ठीक है? अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जवाब भी 4 आएँगे। यानी मेरे पास एक जवाब आया 40 जब 5 और 8 मल्टीप्लाई हुए, ठीक है? फिर मेरे पास आया 13 जब ये सम हो गए। जब ये क्या हुआ 3 -3 तब आया जब मैंने 5 में से 8 को माइनस किया और ये कब आया मेरे पास लास्ट वाला आंसर जब मैंने दोनों को डिवाइड किया। तो देखो मैंने एक दफ़ा वैल्यू लिखनी पड़ी और कोड ने इंस्ट्रक्शंस ली हैं, सेट ऑफ, इसे कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये अहम बात थी। अच्छा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक वर्ड पहले आया था आपके पास, लेकिन एक वर्ड और भी आया था, वो मैं आपको दोबारा से याद करवाता हूँ। और वो था आपके पास कमांड लाइन। कहाँ लिखा था? ये रहा जी, कमांड लाइन। और एक वर्ड अभी मैंने आपको सिखाया, दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो मैंने अभी कई इंस्ट्रक्शन एक साथ दी हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाता है। और जो कमांड लाइन था ना, मैंने कहा था वक्त के साथ बताऊंगा, वो ये था। कमांड लाइन ये कि हम एक फोल्डर में हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह पर है, ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे CMD, ठीक है, ये हमारी कमांड आ गया। ये कमांड लाइन का फायदा है कि यहीं पर ही हम वो प्रोग्राम रन कर सकते हैं, वरना हमें प्रोग्राम रन करने के लिए दोबारा सॉफ्टवेयर के पास जाना पड़ता। तो बार-बार सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जगह पर आपने प्रोग्राम रन करना है। सपोज़ कीजिए मैं देता हूँ पाइथन, जो हमने इंस्टॉल की थी, हमने कहा था वो कमांड पाथ के साथ चले, तो हमने लिखा .exe। अब ये पाइथन यहाँ पर ऑन हो गई। अब मैं लिखता हूँ 4 प्लस 5 और एंटर मारता हूँ, लो भी 9 यहाँ पर आंसर आ गया। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा छोटा-छोटा लिखा हुआ है, अब आपको नज़र आ जाएगा। तो देखो, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो यार मुझे नहीं, मुझे वही लिख के दें सर जो आपने कहा था, तो वही लिख देते हैं। प्रिंट किया हमने, प्रिंट हम कहते हैं और जो हम छोटा फ़िगर लिख लेते हैं, आई एम फाइन, ठीक है ना? आई एम फाइन। जब भी आपको इंग्लिश में कुछ लिखना है ना, फ़िक्रे लिखने हैं, तो डबल कोट्स ज़रूर डाल लें, ठीक है? ये स्ट्रिंग की अलामत होती है। ये आगे चलकर बहस होगी। अब देखो मैंने क्या किया, आई एम फाइन लिखा आ गया ना, हेलो स्टूडेंट लिखते तो हेलो स्टूडेंट आ जाता। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने फ़ोल्डर्स ही चला दिया, कमांड लाइन इसको कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ या कह लो अपनी बुक की तरफ और वहाँ पर देखते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर था,
उसके अंदर भी हमने देखो ये क्या बनाए, सेल बनाए। हमने सेल बनाना सीखे। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये देखें। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तकरीबन सेल बनाए, उनको रन किया, उनमें प्रोग्राम किया और ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी। एक साथ ही सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ली गई। किसकी वजह से? प्रोग्रामिंग की वजह से। यानी एक ही वक्त में प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है और आपको क्विकली आंसर मिल रहे हैं। तो ये बेटा तरीकाकार आपने इख्तियार करना है। अब जो भी हम कोड लिखेंगे ना, इसी गूगल कोलैब पे लिखेंगे, ठीक है? और ये कभी-कभी हो जाता है कि अगर आपने इसे यूज़ काफ़ी देर तक नहीं किया, ये पड़ा रहा या नेक्स्ट डे आपने इस पेज को खोला, यहीं से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट पेज भी, लेकिन फिर आपको कनेक्ट होने में थोड़ी-सी देर लग सकती है। थोड़ी-सी देर का मतलब है चंद सेकंड लग सकते हैं। तो आपने कभी परेशान ना होइएगा, कभी कनेक्ट होता नहीं है तो बच्चे शुरू हो जाते हैं, कहते हैं सर ये तो काम ही नहीं कर रहा। तो इसलिए एहतियात आपने करनी है। अच्छा चलो जी, अब वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो हम कहाँ पहुँचे थे भई? वहीं से आगे चलते हैं। हमने इंस्टॉल कर लिया और हम गूगल कोलैब तक पहुँच गए और हमने यहाँ पर अपना पीस ऑफ कोड भी लिखा। हेलो स्टूडेंट लिखें, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लिख लें, लेकिन डबल कोट में लिखिएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है? अब आपने सेल भी सीख लिया, मतलब ये जो आपके पास एक बनता है, इसको हम सेल बोलते हैं और यहाँ पर आपके पास ये एक रन का बटन आता है और इधर आप क्या लिखते हो? कोड लिखते हो जो आपने लिखना है और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर रिज़ल्ट आता है। ये बस आपने अपने दिमाग में रखना है। और अब बुक आगे क्या लिखती है? यहाँ पर एक छोटा-छोटा मतलब मज़ीद उसने बात समझानी है, लेकिन इससे पहले द बेसिक पाइथन सिंटैक्स, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर यानी हम लिखते कैसे हैं? जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने बार-बार प्रिंट लिखना शुरू कर दिया, तो वो प्रिंट के बारे में बता रहा है। कहता ये है द प्रिंट फंक्शन इज़ यूटिलाइज्ड टू आउटपुट यानी हमें कुछ अगर कुछ लिखवाना है, कुछ आउटपुट लेना है, कुछ ओके जो उसे कहा है 4 + 5 का आंसर लेना है, वो आउटपुट है। तो उस आउटपुट को लेने के लिए हमें प्रिंट कमांड देनी पड़ती है। एनक्लोज्ड इन द डबल कोटेशन मार्क और आपको याद होगा कि हमने इस तरह से डबल कोट में लिखा था जैसे आई एम फाइन लिखना है आपने आई एम बॉय लिखना है तो डबल कोट में लिखना जरूरी होगा दिस इलस्ट्रेट्स पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स ये देखो प्रिंट का लिखना याद रहे पी छोटा आएगा ब्रैकेट का डालना और ये आपके पास यहाँ तो आपने कुछ भी डाल दिया था ना कहते ये जो सारा कुछ इसके अलावा है ना ये सारा सिंटैक्स है लिखने का तरीका है ऐसे आसान लफ्जों में कहो वेयर फंक्शन लाइक प्रिंट जहां पे हमने एक प्रिंट का फंक्शन अप्लाई किया या प्रिंट अप्लाई किया यूज टू परफॉर्म एक्शन ताकि वहां कुछ एक्शन हो जैसे एक्शन हमने प्लस किया माइनस किया मल्टीप्लाई किया ठीक है डिवाइड किया और फिर इसके बाद आपके पास एक रिजल्ट आ गया जिसको कहते हैं डिस्प्ले या डिस्प्ले टेक्स्ट तो ये था आपके पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दूं तो भी कोई मसला नहीं है कि भाई जो प्रिंट फंक्शन है उसके बारे में छोटी मोटी बात बताओ या प्रिंट फंक्शन क्या होता है कैसे इस्तेमाल होता है या सिंटैक्स या स्ट्रक्चर से क्या मुराद है तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसके बाद आप नेक्स्ट पे चलो और वो कहता है पाइथन कमेंट्स ये जो चीज है कमेंट्स क्या होते हैं देखो समझो कमेंट का मतलब ये होता है कुछ नहीं करना ये कोड में पढ़ा ना जाए यानी हम बता रहे हैं प्रोग्रामिंग को ये कोड में पढ़ा ना जाए तो वो पाइथन कमेंट कहलाता है देखो मैं समझाता हूँ किस तरह यहाँ पर दो किस्म के कमेंट होते हैं एक ये होता है जिसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं और एक आपके पास ऐसा होता है यानी ट्रिपल कोट डाल देते हैं ठीक है तो वो क्या होता है दिस इज कमेंट और ये क्या होता है मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है मैं समझाता हूँ किस तरह से काम चलेगा अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ देखो सपोज करो वापस आओ गूगल को ऐप पर आप यहाँ पर आ गए अब आप यहाँ पर आने के बाद ये आ गए आपने रिजल्ट भी दिखा दिया जैसे हमने पहले बनाया था अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे ये वाला काम नहीं करना यानी ये मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देनी अब वो कहे सर मिटा दें फिर नहीं मिटाने की जरूरत नहीं है भाई बाद में भी तो ये पीस ऑफ कोड काम आ सकता है ना तो इससे पहले आपने एक काम करना है आपने इस सबसे पहले यहाँ डाल देना है हैशटैग या कह लो हैशटैग तो नहीं होता बस इसे हम यहाँ पे हैश बोलेंगे ये हैश डाल दिया अब हैश डालने से ए मल्टीप्लाई बी नहीं होगा आओ करके देखते हैं जब हमने रन किया तो वाकई में सिर्फ 3 आंसर आए यानी इसका आंसर आया इसका आंसर आया और इसका आंसर आया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये आंसर क्यों नहीं आया क्योंकि ऐसे हमने कमेंट आउट कर दिया यानी हमने इसको बाहर कर दिया अब आप कहोगे सर ये कमेंट करते ही क्यों है ये क्या जरूरत पड़ती है इसकी बहुत सारी जरूरियात होती हैं जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ अब मैंने कोड लिख दिया है अब कोड मैंने लिख दिया है वो मुझे समझ में आता आपको नहीं आता तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि मैं आपको कोड जब सेंड करूं आपको शेयर कर सकता हूँ ये मैं आपको फाइल है ये शेयर भी कर सकता हूँ ठीक है तो फिलहाल जैसे जैसे हम आगे कोड लिखेंगे और कोई इंपॉर्टेंट कोड होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा आप उसे खोलकर अपने गूगल में या अपने गूगल अकाउंट में देख सकते हो अब मैं क्या लिखूंगा मैं कहूंगा स्टूडेंट्स
आई एम डूइंग सम मैथ्स। अब ये कोड नहीं है, ठीक है ना? ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। ओके, सर ये तो अब क्या होगा? अब रन करो, जवाब सारे आएँगे, लेकिन इस लाइन का कोई भी मकसद नहीं है क्योंकि मैंने इसे कमेंट किया है ये, ठीक है? या इसे हम कमेंट आउट इसे हम कह लो हमने कमेंट करके बताया कि भई ये तो आपके लिए है, ये प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आप कोड लिख रहे थे, आपने बड़ा लंबा कोड लिखा, आप थक गए, आप सोने वाले हैं, अब आप कहोगे कि अब कल मैं क्या करूँगा? तो आप लिख देंगे अभी तो छोटा-सा कोड है ना, अभी इतना महसूस नहीं होगा आपको, लेकिन सोचो अगर हज़ारों लाइन्स का कोड हो, तो फिर आप लिखेंगे आई विल स्टार्ट हियर, ठीक है? मैं यहाँ से शुरू करूँगा। या आप ये भी लिख सकते हो कि भई ये जगह बड़ी मुश्किल थी, ये फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, तो बाद में कर लूँगा, ठीक है ना? आई विल डू इट लेटर मतलब कोई भी लाइन लिख दी है, लेकिन आपके लिए मैं सिखा रहा हूँ तो अपने स्टूडेंट्स के लिए या आप खुद कोड कर रहे हो और आपको अपने लिए कुछ लिखना है तो आप वहीं पर लिख सकते हो। एक तो ये कलर स्कीम चेंज हो जाती है, फ़ौरन आपको कमेंट नज़र आने लग जाते हैं और इस तरीके से क्या होता है, अभी देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोड के ऊपर, इन दोनों लाइनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? ये कमेंट्स हैं। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ ये वाला कोड रन करे। और ये वाली 3 जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ना काम करें, तो कैसे करेंगे? सर आप इसके पीछे हैशटैग डाल दें, अभी तो आपने बताया हमें, तो हमने डाल दिया। लेकिन अब एक गौर करें, अब मैं जब इसे क्लिक करूँगा, तो ये 2 तो रन अभी भी कर रहे हैं, इनके पीछे भी हैशटैग डाल दें। इस तरह डाल सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि कभी बहुत सारी लाइन्स एक साथ होती हैं, तो कहाँ-कहाँ हैश डालेंगे? तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर कमेंट करने के लिए 3 से 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें, 10 लाइनें हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह 3 डाल दो, ठीक है? ये इसके आगे सारा का सारा ऑटोमैटिकली खुद ही कमेंट आउट होने लग जाता है। तो ये आपने डाल दिया। अच्छा, अगर यहाँ पर ये जैसे हमने डाला कोड, ये डिफरेंट आईडी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम कर लेता है, ठीक है? लेकिन गूगल ये जो सेल बेस्ड स्ट्रक्चर है गूगल कोलैब का, यहाँ पर ये काम नहीं करता है, ठीक है? तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये है कि अगर आप क्या करोगे, जो आपने लिखा है इसे मिटाओ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जिन-जिन लाइन्स को आप चाहते हो कि वो कोड के अंदर शामिल ना हो, ठीक है? आंसर या आउटपुट के तौर पर ना आए, तो आपने एक काम करना है, आपने लिखना है, आपने कंट्रोल प्लस बैकस्लैश ये अपने एंटर करना है, तो ये ऑटोमैटिकली हर किसी के पीछे ये डाल देगा। मतलब आपको अलग-अलग डालने की ज़रूरत नहीं। अब आप इसे करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। मतलब कमेंट बन जाएगा और सिर्फ़ इस वाली कोड का या कह लो इस वाले इंस्ट्रक्शन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ से इसे हटा देते हैं किसी एक को, तो ऑटोमैटिकली उसका आंसर भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा ज़रा इसमें ये गलती है, शुरू से लिखें और फिर उसके बाद इस तरह से बेटा गलतियाँ होती रहती हैं। जितनी जल्दी गलतियाँ होंगी उसी हिसाब से आप सीखें और आप ये देखें कि भई ऐसा क्यों हो रहा है? दोबारा रन करते हैं, अब देखें आंसर ठीक आ गया। तो जहाँ-जहाँ कमेंट आ रहे हैं, वहाँ-वहाँ पर से समझ लें कोड अंदर तो नज़र आएगा आपको लिखा हुआ, लेकिन उसका आउटपुट नज़र नहीं आएगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? और वो जो बुक ने बताया है, वो आपके पास भी काम करेगा। चलो एक काम करते हैं, हम इसको वापस लेके चलते हैं। इसको हम वीएस कोड में ले जाते हैं, ठीक है? अब वीएस कोड तो हमने खोला हुआ था हमारे पास, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं, सारा कुछ डिलीट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करते हैं इसको रन करते हैं। अब रन करने के बाद देखो ये आपके पास 40, 13, -3 और 0.625 नज़र ना आए तो मैंने पढ़ दिया आपके लिए, ये जवाब आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ डालते हैं कोट्स, चलो बुक की तरह लिख के देखते हैं कि आया कि काम होता या नहीं। ये हमने इसमें डाल दिया। अब सिर्फ एक कोड यहाँ पे बाकी है, इसको रन करते हैं। तो वाक़ई में देखें सिर्फ 40 आंसर आया है अगर यहाँ आपको नज़र आ रहा है तो, ठीक है? ये थोड़ा-सा हिस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है 40 बाकी कोई आंसर नहीं आया। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम कर रहा है। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी आती है। इसमें क्या आता है कि अगर हम इसको मल्टी लाइन को सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश दबाएँ, तो यहाँ पर भी उस तरह से कमेंट हो जाते हैं और अगर हटाना चाहते हैं, तो इकट्ठा एक दफ़ा दब सबको सिलेक्ट करें और फिर दोबारा दबाएँ अपना कंट्रोल प्लस बैकस्लैश तो ऑटोमैटिकली ये क्या हो जाता है, सही भी हो जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट हाइट पे काम करते हुए कुछ थोड़ा-थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है, पर वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो वो कहता है कि अगर
आपने ये लाइन लिखी है, तो ये फाइनल रिजल्ट में नहीं आएगी। देखो ये नहीं आई, इसकी जगह पर कौन-सी आई है? जहाँ हमने प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है? मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो, सिर्फ़ देखो ये हिस्सा लिखा हुआ नज़र कहीं नहीं आएगा आपको, और जो ये हिस्सा ये भी आपको नज़र नहीं आएगा, और नज़र कौन-सा आएगा लिखा हुआ? ये सारा लिखा हुआ नज़र आएगा क्योंकि आपने प्रिंट करवाया है। प्रिंट तो लिखा हुआ नहीं आएगा, बहरहाल ये वाला हिस्सा दरमियान वाला नज़र आएगा। और उसके बाद ये जो प्रिंट आपने करवाया है, ये सारा भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो वाक़ई में ऐसे देखो ईदी वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया है और K2 वाला हिस्सा भी आ गया है। तो इस तरह जो कमेंट कर दिए गए थे, वो कमेंट यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, देख सकते हैं आप। अच्छा भई, अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है आपको मज़ीद। कहता है वी कैन यूज़, हम ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 और दरमियान में इस तरह से, यानी कुछ भी लिखा होगा। कहता है इसको ट्रिपल कोट कहते हैं पाइथन में फॉर मल्टी लाइन कमेंट, बट एक्चुअली लेकिन क्यों काम नहीं कर रहा ये कुछ जगहों पर? कहता है दे आर मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन जाते हैं। स्ट्रिंग का मतलब समझ लें कोई बात लिखी हुई बन जाती है, और लिटरल्स व्हिच आर इग्नोर्ड एट रन टाइम। अब ये जो आपके पास थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये कभी काम करते भी हैं, कभी नहीं भी, तो मैंने बताया ये आयत के हिसाब से होता है, लेकिन अक्सर तरीका यही है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आपने मल्टी लाइन करना है तो भी, बस फ़र्क ये होगा कि आपके पास उसने एक शॉर्टकट की दी हुई है, शॉर्टकट की से आप मल्टी लाइन्स को एक साथ भी हैशटैग कर सकते हो। अब आ जाओ जी वेरिएबल इन पाइथन। यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो रहा है। अब तक आपने पाइथन का थोड़ा-सा दिमाग लड़ाकर देखा कि पाइथन कैसे काम कर रही है और उसमें कैसे कोड लिखा जा सकता है। उम्मीद है कि आपने कुछ कोड लिखा भी है, अब लिखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो जैसे-जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, मतलब चीज़ें आसान हैं, अभी आप कहोगे सर ये क्या लिखवा रहे हैं, छोटे-छोटे अल्फाज हैं, तो कोई मसला नहीं है। जैसे आप इनको साथ लेके चलोगे तो आपको बड़ा काम भी करना आ जाएगा। अब वो कहते हैं वेरिएबल के अंदर जो तब्दीली या तब्दील होने के काबिल हो। अब वेरिएबल इन द प्रो एक क्वेश्चन आ गया नंबर 11, ठीक है? आंसर ये है कि वेरिएबल प्रोग्रामिंग में वो फंक्शन होते हैं एज़ अ स्टोरेज कंटेनर, जो एक कंटेनर के तौर पर है। जैसे मिसाल पे आपके पास एक बर्तन है, किचन चले जाएँ किचन में। अब किचन में वो ये कहते हैं चीनी का डब्बा ले आओ, चीनी का डब्बा, कंटेनर ले आओ, क्योंकि उसे पता है चीनी के कंटेनर में चीनी ही होगी। इसी तरह समझ लें कंटेनर तो आपके पास एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी कंटेनर में चीनी पड़ी है, किसी में पत्ती पड़ी है, किसी के अंदर पड़ी अलग-अलग ही है, लेकिन कंटेनर एक जैसे देख सकते हैं, डब्बे एक जैसे ही है। तो समझ लें कि हमारे पास डब्बा चीनी का भी हो सकता है, चाय का भी हो सकता है, यानी पत्ती का भी हो सकता है, वो एक हल्दी का भी हो सकता है, गरम मसाले का भी हो सकता है। तो यही वो कहता है कि हमारे पास कुछ कंटेनर्स होते हैं, जो वेरिएबल हैं, चीनी, चाय, पत्ती, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, वो अलग-अलग अल्फाज हैं, है ना? तो एक कंटेनर में डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी, वेरिएबल का मतलब डिफरेंट। विद इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, अब जो हम क्योंकि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो समझो कंप्यूटर में जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया ए का मतलब मैंने रखा था 4, या चलो ए का मतलब मैंने रखा था 5, तो ए का मतलब 6 भी तो हो सकता है ना, ए का मतलब 7 भी तो हो सकता है ना, तो ये जो आपके पास है ये वेरिएशन नहीं आ रही, तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन इन सब का मतलब ए ही है। ये मैं आपको सिखाता हूँ आपको आगे चलकर। तो अभी फिलहाल इतना समझ में आया कि हमारे पास कुछ कंटेनर हैं, खाने हैं, डब्बे हैं, कह लो पीस ऑफ कोड है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। इट अलाउज़ द स्टोरेज ऑफ डेटा। अब चीज़ें, जो हमारा किचन था उसमें तो चीज़ें थी, लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ स्टोर होती है? डेटा। दैट कैन बी रिट्राइव्ड, जिसको लाया जा सकता है बाद में इन द कोड इन द एग्जांपल बिलो। अब एक एग्जांपल आपको दी जा रही है। अब हमारी जो बुक में एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल में बस ये जो लाइन है ये हमारी बुक में मिसिंग है। ठीक है? ये आपने लिखना चाहे लिख लें, कोई मसला नहीं है। बस इसमें यूँ बन जाएगा, पहले लिखा जाएगा हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर आज़म की उम्र इतनी है और इकबाल की उम्र इतनी है। तो ये 3 जुमले हो जाएँगे, लेकिन हमारी बुक में बस ये जुमला ख़त्म कर दिया, तो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आप यानी जो फाइनल बुक आई थी, इसमें ऐसा मौजूद है पहले से, ठीक है? तो क्या लिखता है देखो, अब वो कहता है कि यहाँ आप लैब पर वापस आ जाओ। अब यहाँ पर हम एक कोड सेल बनाते हैं और इस सेल में वो लिखते हैं जो हमारी बुक लिखती है। अपने बुक अपने सामने रखेंगे ताकि आपको नज़र आ जाए। तो देखो मैं लिखता हूँ ऐसे कि ऐज, एजी, इसमें याद रखिएगा बड़ा ए और छोटा ए, यानी ये केस सेंसिटिव होता है। अब जो एज है ना, ये कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हमने इसके आगे इक्वल्स डाला, तो इसका मतलब समझ लें कि ये अभी कंटेनर बन गया है, इसकी कोई वैल्यू बनेगी। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम 71, यानी हम ये कहते हैं कि 71 इस कंटेनर के अंदर स्टोर हुआ है, और फिर हम प्रिंट करवाते हैं। अब हम प्रिंट क्या करवाते हैं? हम कहते हैं डबल कोट डालने ज़रूरी है यहाँ पे, और उसमें लिखें आज़म लिव्ड
फॉर। इसके बाद हमने फिक्रा तोड़ दिया, तोड़ने के बाद एक छोटा सा हमने कॉलन लगाया और यहाँ पे लिख दिया एज। एज का क्या मतलब है? एज का मतलब वो ही है कि भाई आपने एज की जगह वो एज का डेटा लिखना है। बता, एज क्या है? कंटेनर है, यानी कि वो एक चीनी का डब्बा है, तो उसमें से क्या निकलेगा? चीनी। तो चीनी का डब्बा इंपॉर्टेंट नहीं होता, चीनी इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ लें डब्बा निकाल कर चीनी निकालनी है हमने। तो चीनी यहाँ पर, या कह लो एज का जो वैल्यू है वो 71 है। उसके बाद आप फिक्रा दोबारा शुरू कर दे जो आपने तोड़ा था। क्या लिखोगे? ईयर्स। ठीक है? आप मुख्तलिफ अल्फाज लिखा करें। ठीक है? माई नेम इज लिख दें, अली एंड माई एज जो आपने लिखी होगी ऊपर वो खुद ब खुद बन जाएगी आपकी एज। नई बात समझ में आई? इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया तो देखो क्या लिखा हुआ है, आजम लिव्ड फॉर 71 ईयर्स। ठीक है? तो ये मुकम्मल हो गई। अच्छा, यानी क्या हुआ? 71 कहां से आया भाई? 71 असल में आया एज से, और एज क्या है? एक कंटेनर, और वो कंटेनर में क्या डेटा है? 71। इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद लेके चलते हैं आगे, दोबारा से लिखते हैं यही सब कुछ, लेकिन किताब ने थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो चेंज क्या कर रहा है? वो कह रहा है पहले 71 था ना, और एज क्या है? एक वेरिएबल है, चेंजेबल चीज है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको चेंज करके 60 डाल लेते हैं। अब हमने डब्बे में 60 रख लिया, चीनी की बजाय पत्ती रख लिया, या किसी और उसी जैसे कंटेनर को कह लो, उसमें चीनी की बजाय पत्ती रख ली है। अब आप चाहो तो यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर दो, सेम टू सेम रहने दो। अगर सेम टू सेम रहने दी तो क्या होगा? तो ये आएगा आजम लिव्ड फॉर 71 ईयर्स और आजम लिव्ड फॉर 70 ईयर्स। तो इसका मतलब है सिर्फ एज की वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारी बुक ने क्या लिखा था? इधर उसने लिखा था, क्योंकि एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम है इकबाल, तो हमने यहाँ पर इकबाल लिख दिया। अब आपके पास अगर देखा जाए तो जब आंसर आएगा तो पहले आजम 71 ईयर्स और इकबाल जो है वो 60 ईयर्स जो है वो जिया या जिंदा रहा, या उसकी उम्र इतनी थी। अब ये आपने बात कर ली। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों वैल्यूज उठाता हूं, मैं यहां से उठा लेता हूं और एक साथ दोनों डब्बे रख देता हूं, अब बताओ एज की जगह क्या लिखा हुआ आएगा? सोचो क्या लिखना, या क्या यही जवाब आएगा या बदल जाएगा? अब जवाब क्यों बदल गया? जवाब इसलिए बदल गया कि देखो, याद रखो कि इससे पहले, यानी ये दो लाइंस हैं, इससे पहले जो लाइन आती है और उसके अंदर जो डेटा स्टोर है वही डेटा आगे चलेगा। यानी अगर आपके पास 60 के बाद ये कोड लिखा आपने तो 60 एज आ जाएगी, और अगर आपने क्या किया, यानी ये एज क्या हो गई? 60 हो गई। अगर ये आपने जैसे पहले लिखा था, सपोज कीजिए मैं उल्टा कर देता हूँ और ये यहाँ रख देता हूँ। अब पहले क्या थी? पहले यहाँ पे 60 आता था, और मतलब 71 आता था, फिर 60 आता था। अगर आप इसको अब बदल दोगे तो जहाँ पहले 71 था वो 60 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये अपना डेटा ऊपर से उठाएगी, बिल्कुल इमीडिएट, यानी जो बिल्कुल उसके ऊपर होगा या आखिर में होगा। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है एज 50, और फिर मैं लिखता हूँ एज 30। तो अब आप ये देखो कि सारी एजेस लिख दी हैं, ये वेरिएबल डेटा है, पर यहाँ पर कौन सी एज आएगी? जो सबसे आखिर में है, यानी ऊपर से चलते हुए आखिर में, या जो इसके एग्जैक्टली ऊपर है, इमीडिएट है। तो देखो इसको हम रन करते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा वाकई में इस एज की जगह पर 60 लिखा हुआ आया है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ काम कर सकते हो। हाँ, अगर आपने मिसाल के तौर पर यहाँ लिख दिया कैपिटल ए, अब मैं आपको सिखाता हूँ कैपिटल ए से क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कैपिटल ए। अब वो सर ए की स्पेलिंग तो सेम है, पर स्पेलिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर केस सेंसिटिव है, छोटी बड़ी का मतलब होगा। अब बताओ इस एज का क्या मतलब किया जाएगा? 30 होना चाहिए। चलो भाई रन करते हैं। तो वाकई में देखो यहाँ पर 30 आ गया। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, इसमें समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बुक की एग्जांपल और कुछ अपने तरीके से नई चीज इसमें ऐड कर दूं, ताकि आप भी अपना जो उसमें कुछ डालें, समझने की कोशिश करें तो बेहतरीन समझ सकते हैं। अच्छा, ये ना शुरू शुरू में मुश्किल हो पेश आएगी आपको, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको पहले से सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, तो आपके लिए आगे वाले लेक्चर में बहुत आसानियां रह जाएंगी। अब वापस आओ अपने बुक की तरफ। तो ये वाला बेटा हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये आउटपुट बता रहा है आपको, आउटपुट आपने पहले ही देख लिया। दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट, ये एग्जांपल क्या बताती है कि हाउ द वेरिएबल एज, यानी जो एज है ना वो कैसे असाइन की जाती है, या उसकी कौन सी वैल्यू होती है, कभी वो 71 होती है, कभी वो 60 होती है, टू रिप्रेजेंट द एज ऑफ आजम एंड इकबाल, यानी आजम और इकबाल की एज किस तरीके से हमने बयान की। तो ये आपने सिर्फ वो देखो जो ऊपर बताया ना, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको ये बताना लिखना आ गया है तो ये ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो। इसके बाद
अब आप आओ वेरिएबल। अब आपने देखो, अब आपके पास कोई चीज़ है, चीनी पत्ती है, उसके लिए आप और डब्बा इस्तेमाल करते हो। अगर पानी हो, तो आम डब्बा इस्तेमाल करोगे? नहीं, जग, गिलास इस्तेमाल करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास गैस है, तो गैस क्या आप गिलास में लेके आते हो? नहीं, आपका सिलेंडर होता है। तो इसका मतलब है, जो मैंने बात की, जैसे मैंने बात की गैस की, मैंने बात की लिक्विड की, ज़रा ये आसान करके बात समझाता हूँ मैं आपको। तो ये तो हमारे पास देखो, इसके कंटेनर अलग-अलग हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेटा है, तो डेटा के कंटेनर भी अलग-अलग हैं, क्योंकि डेटा भी कई तरीके का हो सकता है। तो यही वो कह रहा है कि वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स भी हैं और उनकी कुछ टाइप्स भी हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं उनके कुछ रूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ बन जाएगा। तो 12 क्या लिखता है? वो कहता है वेरिएबल नेम्स अब आपने कैसे लिखने हैं? यानी जो अभी हमने लिखा था ना एज, कहते हैं ये एज कैसे लिख सकते हो? तो वो कहता है द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर्स, यानी वो किसी से भी स्टार्ट हो, छोटे से बड़े से, लेकिन लेटर से स्टार्ट हो। और एन अंडरस्कोर। अब मिसाल के तौर पर आपने एक नाम रखना है माई एज, अब आप लिखोगे माई एज, ये गलत है। ठीक है ना? क्या लिखना चाहिए? अंडरस्कोर लगाना चाहिए। मतलब आपने ये जोड़ देना है, अलग-अलग नहीं लिख सकते। स्पेस दरमियान में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको स्पेस डालना है, तो फिर आपको अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक रूल बन गया। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर, यानी आप जो भी लेटर्स, यानी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो कंटेनर, उसको लेटर हो सकता है वो, ठीक है ना? डिजिट्स हो सकते हैं वो, जैसे कि लेटर का मतलब तो पता है आपको एबीसीडी कुछ भी, और डिजिट 0 से 9 तक हो सकते हैं, और अंडरस्कोर हो सकता है। ये अंडरस्कोर की अलामत यहाँ पर आएगी। तो इसका मतलब है कि आपने ये इस्तेमाल किया। अभी हमने यही तो सब कुछ लिखा था। अच्छा जी, इसके बाद लिखता है कि ये बेटा सवाल है, इसको अच्छी तरीके से आपने करना है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मैंने अभी सिखाया। जब हमने क्या लिखा था? एजीई, और जब हमने लिखा था कैपिटल AGE, तो ये दोनों सेम नहीं थे, बल्कि इन दोनों में इख्तलाफ था, मुख्तलिफ थे ये। तो वो यही कह रहा है कि आपने सोच समझ के यानी इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने छोटे ए के बारे में कहीं बात की हुई है, इसका डेटा लेना है, या कैपिटल ए वाले का डेटा लेना है। इसी तरीके से वो कहते हैं मीनिंग एज एंड एज आर कंसीडर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल, मतलब ये सेम नहीं है, स्पेलिंग सेम बेशक हैं, लेकिन हमारे डेटा के लिए, या कह लो हमारी प्रोग्रामिंग के लिए सेम नहीं है। इसके बाद लिखता है पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स। अच्छा, क्या हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं? नहीं, कहते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहता है वो कौन से इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखो बेटा, अंडरलाइन कर लो, ये आपके एमसीक्यू है। जैसे कि फॉर, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, वाइल, इफ, इसको इस्तेमाल करेंगे ना, ये पहले से ही असाइन है, मतलब पहले से इनका कोई मतलब है, इनका कोई फंक्शन है। तो इसको आपने एज अ वेरिएबल नहीं लेना, ठीक है? कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। तो ये आपके पास अलग सवाल बन गया। ये सवाल है किसका? रूल्स का, कि राइट डाउन द रूल्स फॉर राइटिंग द वेरिएबल, या फॉर नेमिंग द वेरिएबल इन पाइथन। तो ये आपके पास सवाल हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में आपको आता है टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपने अगर दूध को रखना है तो कंटेनर डिफरेंट होगा, गैस रखनी है, आपने सुई गैस, अपने एलपीजी गैस लेके आए तो कंटेनर और होगा, अगर आपने फ्रूट्स रखने हैं तो कंटेनर और होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 कंटेनर्स हैं, ठीक है? अब देखो, आपके पास एक वैल्यू है जिसका नाम है 3, और एक वैल्यू है 3.0, 3.2, 3.4, कुछ भी। तो जब आपके पास ये वाली वैल्यू होगी ना, इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी आप समझ लो 3 1 से लेकर जहां मर्जी तक चले जाओ, लेकिन डेसिमल नहीं होना चाहिए उसके अंदर, उसे बोलते हैं इंटीजर। अगर पॉइंट आ गया 3.0, 3.2, 3.5, तो इसे कहते हैं फ्लोट या फ्लोटिंग, ठीक है? तो फ्लोट के नाम से इसको पुकारा जाएगा। मैं समझा दूंगा अभी आपको कैसे। और एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कोई मुहावरा, आपका नाम, मेरा नाम, अली इज गोइंग, ठीक है, ही इज कमिंग, कुछ भी आ जाए तो ये स्ट्रिंग होगा, जो आप इंग्लिश में लिख रहे हो। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अली की कोई वैल्यू, मैं पूछूं अली की क्या वैल्यू है, 2 3 4, सर पता नहीं। 3 की क्या वैल्यू है? 3 है वैल्यू, सर समझ में आती है। तो ये वैल्यू होती है इन चीजों की। लेकिन फ्लोट अपना स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? वो डिफरेंस होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ नाम, जगह, शहर, कोई फिक्रा लिखा होता है। अब आता है आखिर में बूलियन, जिसको हम आसान लफ्जों में बूल के नाम से पुकारते हैं। ये बता दूंगा मैं आपको। बूल का मतलब ये होता है कि आपने बताना है कोई चीज सही है या गलत। अगर ट्रू या फॉल्स का वर्ड आ जाए ना, तो वो बूलियन कहलाता है, ठीक है? अब ये चार चीजें मैं थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करवा देता हूँ, और उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो बात है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें थोड़ा सा काफ़ी सारी बातें थी, ज़्यादा हो गई, इसलिए उनको संभालना, पढ़ना
थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब हो चुका, अगला फिर हमारा जो काम होगा वो बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। मैं अब आपको इंटीजर, फ्लोट, देखो बेटा इंटीजर को आईएनटी से शो करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट एफएलओएटी से शो करते हैं, स्ट्रिंग को एसटीआर से और बूलियन को बीओओएल से। लैंग्वेजेस कोई भी पढ़ोगे उनके अंदर यही पैरामीटर, यही इसी किस्म के ही वेरिएबल्स होते हैं। बस उनका इस्तेमाल, लिखने का तरीका वो लैंग्वेजेस में डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने कहा कि हमारी इस वाली जो हम पढ़ रहे हैं पाइथन में बहुत ही आसान है। अच्छा भाई अब चलते हैं, देखो अब हम यहाँ पर आते हैं और आकर एक सेल जनरेट करते हैं। अब सेल जनरेट कर कर हम देखते हैं कि हमारे पास तरीका क्या है समझने का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो एक इंटीजर जो कि है 3। ओके, अच्छा फिर उसके बाद एक और प्रिंट करो जो कि है फ्लोट और वो भी 3 है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ मैंने लिखा क्या है। मैंने ये लिखा है कि 3 प्रिंट करो और यहाँ भी लिखा है 3 प्रिंट करो। अब 3-3 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखो आंसर कैसे आ रहा है। आंसर कुछ यूं आ रहा है कि एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है 3.0। इसका मतलब है कि जब हमने इसे कहा कि फ्लोट प्रिंट करो तो फ्लोट हमेशा डेसिमल में होता है, तो इसलिए ये डेसिमल में प्रिंट हो गया। यानी अगर आपको कोई डेसिमल्स में कुछ चीज़ लेनी है तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा ये फ्लोट किस्म का डेटा है। ये 3 है ना, ये केवल 3 नहीं, ये फ्लोट किस्म का है। यानी कि इसके अंदर डेसिमल वाले पॉइंट्स मौजूद हैं। चूंकि हमने मेंशन नहीं किया तो इसलिए क्या हुआ था, अगर मैं 3.1 लिख दूं तो 3.0 लिखा नहीं आएगा, ठीक है ना? वो फिर वही आएगा क्योंकि वो है पहले ही डेसिमल में शो कर दिया है मैंने। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा इसके बाद हम एक और लिखते हैं। सपोज कीजिए हम प्रिंट करवाते हैं एक नाम, माई नेम इज उमैर खान। अब माई नेम देखो इज क्या है, इज पहले से ही कहीं ना कहीं स्टोर करता है डेटा, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये गलती हो गई हमसे। गलती क्यों हो गई है, हमें तो प्रिंट सही करवाया है। अगर मैं यहाँ फ्लोट भी लिख दूं तो भी गलती हो जाएगी, अगर मैं इंटीजर लिख दूं तो भी, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट कोई ना कोई नंबर में वैल्यू होती है। अब देखो ये गलती हो गई, गलती हो गई तो इस तरह से हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी वो बता भी देगा कि इसका सिंटेक्स इनवैलिड है, पर हैप्स यू फॉरगॉट, मेरा बेशक कुछ आप शायद भूल गए हैं जैसे कॉमा लगाना, ठीक है। तो वो आपकी कुछ हेल्प भी कर सकता है जहां बहुत आसानी हो। और कहां पर है, लाइन 3 में प्रॉब्लम है। लाइन 3 कौन सी है, लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3 में। अब मसला ये था कि स्ट्रिंग जब भी मैंने आपसे कहा है ऐड करनी है तो हमेशा आपको चाहिए कि आप कोट में डालो। यानी ये डबल कोट, सिंगल कोट पे डालेंगे तो भी काम चलेगा, पाइथन में ऐसा हो जाता है। तो देखा, अब मैंने कोट डाल दिया ना, अब देखते हैं क्या ये सही लिखते हैं। हाँ जी, क्यों, ये जो आपके पास है ना ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है बेटा, ये आपके पास स्ट्रिंग है, STRING, ठीक है स्ट्रिंग है। अब कोई सर स्ट्रिंग है, अब ये तो आपने कोड गलत कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट एक इसके पीछे डाल दूंगा हैशटैग। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ने स्ट्रिंग लिखा है। यहाँ फ्लोट तो आपको नजर आ ही रहा है लिखा हुआ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर आपने लिखना भी है तो लिख के देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखो STR, ठीक है स्ट्रिंग लिखो और यहाँ पे फिर आप इसको बंद भी करोगे। अब इसको हम देख लो तो आपको इंटीजर नजर आ रहा है, फ्लोट नजर आ रहा है, स्ट्रिंग नजर आ रहा है। तो स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पेश आती। ये है कि यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने 3 से लिखा था फिर जरूरत पड़ी थी हमें बताने के लिए। लेकिन अगर हमने पहले 3.1 लिख दिया है तो अब आपकी मर्जी, आप इंटीजर यहाँ से काट दें, फ्लोट काट दें, फिर भी ये सही तरह प्रिंट होगा। अब आखिरी प्रिंट करते हैं। जो आखिरी प्रिंट है वो कौन सा है, वो है जी बूलियन, ठीक है ना। अब हम प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, हम कहते हैं 3 इज ग्रेटर देन द 5। हम कहते हैं 3 5 से क्या है, बड़ा है, इसे प्रिंट कर दो। प्रिंट किया, फॉल्स, नीचे उसने कोई वैल्यू नहीं दी, वो कहता गलत लिखा आपने। और अगर मैं यूं कर दूं, बल्कि इसको दोबारा लिखता हूं और अब मैं देता हूं 3 इज स्मॉलर देन द 5 और इसको अब रन करता हूं। जब यहां लिखा हुआ है ट्रू, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास दो वैल्यूज है ना, ये क्या है, ये बूलियन है। अगर आप लिखना चाहते हैं यहां पर तो आप लिख सकते हैं बूल,
ठीक है? और इसको यहाँ देखें, यहाँ पे ये बता देता है बूल लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ चीज़ें और ब्रैकेट भी डालेंगे। अब देखो, अब आपके पास यहाँ भी बूल लिखा जा सकता है, ठीक है? लिखने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आई क्योंकि अब आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है फॉल्स एंड ट्रू। अगर आपको रिज़ल्ट नज़र ना आ रहा हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये आप सारा का सारा क्या कहते हैं, लिखा हुआ होगा तो नज़र आएगा, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये बूल है। तो इस तरह से लिखा भी जा सकता है, जैसे कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ये मेंशन करके दे सकता हूँ। अदरवाइज़ ये है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैंने 4 डेटा सिखा दिए। 4 डेटा कौन से हैं? वही वाले, दोबारा बुक की तरफ आ जाओ। हमने इंटीजर की बात भी कर ली, हमने फ्लोट की जिसमें पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रिंग जिसमें कोई लिखा हुआ हो सकता है, कोई लफ्ज़, नाम, ठीक है, फ़िक्रा कुछ भी, और बूलियन में हम क्या सिखाते हैं, ट्रू या फ़ॉल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जी खत्म हो गया। आज आपका काम यहीं तक था। मुश्किल बात ज़रूर थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि आपके लिए हर चीज़ को आसान बना दिया जाए, और आसान हो गया होगा ही। ठीक है? अगर फिर भी कोई मसला है, कोई समझ नहीं आ रही, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है? बाकी हमारी बुक में यहाँ लिखा हुआ है 17 जो कि इंटीजर है, और 19.99 क्या है? ये आपके पास फ्लोट वैल्यू है। तो हर एक कंटेनर के अंदर, तो आप यूँ समझ लो, ये आपके पास कंटेनर है, और उसके अंदर जो डेटा है वो ये है 17, 19.9, अली, ट्रू, ठीक है? तो इस तरीके से आप सारा काम ले सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम इनपुट और आउटपुट की तरफ आएँगे, बड़ा मज़ा आएगा करने में, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो अपनी राय से बेटा ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपको कैसा लगा? किस चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है? किस चीज़ की समझ नहीं आ रही है? क्या-क्या मसाइल हुए हैं? मैं इंशाल्लाह उस पे फ़ोकस करूँगा, आपको समझाऊँगा। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।